अंशिका की ट्रेन कालापुर स्टेशन पर रुकी, जहां रात का सन्नाटा हवा में ठहरा हुआ था। ठंडी हवा ने उसकी साड़ी को हल्के से छुआ, जैसे कोई अदृश्य साय ने उसे पुकारा हो। स्टेशन पर एक टिमटिमाती लालटेन और एक बूढ़ा कुली ही था। मैडम, जल्दी चलें, यहाँ रात को रुकना ठीक नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। लखनऊ की भीड़ से दूर कालापुर में अंशिका को शांति की तलाश थी। पिछले साल भाई के हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी चीखें, कार का मलबा और खून से सनी सड़क हर रात उसके सपनों में लौट आते थे। कालापुर का ये पुराना मकान, जो असामान्य रूप से सस्ता था, उसे नई शुरुआत का मौका दे रहा था। मकान की दीवारें दरारों से भरी थीं और लकड़ी का दरवाजा चरमराया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सालों से कोई यहाँ न आया हो। अंशिका ने अपने बैग को कोने में रखा और चारपाई पर बैठ गई। खिड़की के बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे लगा कोई उसे घूर रहा हो। रात को नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज, हवा की सायम सायम, पत्तों की सरसराहट उसे चौंका देती थी। डायरी का रहस्य। सुबह सूरज की किरणों ने कमरे को थोड़ा उजाला दिया। अलमारी में अंशिका को एक पुरानी डायरी मिली, जिसके चमड़े के कवर पर लिखा था, कमला मल्होत्रा, कक्षा 11वीं। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही धुंधली थी। पहला पन्ना पढ़ते ही अंशिका का दिल धक धक करने लगा। वो आदमी हर रात मेरी खिड़की के बाहर आता है। उसकी आंखें, वो मुझे डराती हैं। माँ कहती है मैं पागल हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे मार डालेगा। अंशिका ने डायरी बंद कर दी। कमला कौन थी? यह मकान उसका था। उसने गांव में पूछताछ करने का फैसला किया। चौक पर बुजुर्ग राजू ने उसे देखकर कहा, उस मकान में रहने की हिम्मत कैसे की? वो कुआं, मृत कुआं, सुना है? कुआं? अंशिका ने पूछा। हाँ, गांव के बाहर। कमला की चीखें वहां से आती हैं। 30 साल पहले उसकी लाश उसी कुएं में मिली थी। राजू की आवाज में डर था। सपनों का साया। उस रात अंशिका को सपना आया। वह कुएं के पास खड़ी थी। पानी काला था और उसमें से एक लड़की की परछाई उभरी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से लाल। मुझे आजाद करो, उसने फुसफुसाया। अंशिका की चीख निकली और वह पसीने से तरबतर जाग उठी। लेकिन कमरे में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। दिन बीतने लगे और सपने बदतर होते गए। हर रात कमला की चीखें, उसका चेहरा और वो काला पानी। अंशिका को जागते हुए भी परछाइयां दिखती थीं। एक सुबह उसने अपने हाथ पर खरोंच के निशान देखे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। एक औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, कमला की आत्मा तुम्हें चुकेगी। मृत कुआं। अंशिका ने डायरी में और पढ़ा। कमला ने लिखा था कि रघुवीर सिंह, गांव का जमींदार, उसका पीछा करता था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो मुझे कुएं की ओर ले गया। मैंने चीखा, लेकिन कोई नहीं आया। डायरी अधूरी थी। अंशिका ने राजू से रघुवीर के बारे में पूछा। वो जिंदा है, राजू ने कहा, लेकिन अब अकेला रहता है। गांव के बाहर उसका पुराना हवेली है। अंशिका ने रघुवीर से मिलने का फैसला किया। हवेली जीर्ण शीर्ण थी। रघुवीर, एक बूढ़ा और कमजोर आदमी, ने उसे देखकर गुस्सा दिखाया। कमला, मैं उसे नहीं जानता, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन उस रात सपने में कमला ने अंशिका को कुएं में खींच लिया। पानी ठंडा था और कमला की आवाज गूंजी, उसने मुझे मारा। सच बाहर लाओ। अंशिका जागी तो वह कुएं के पास खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे। वह डर गई। क्या वह नींद में चलकर यहाँ आई थी? अंतिम सच। अंशिका ने गांव के पुजारी और राजू की मदद से कुएं पर एक पूजा का आयोजन किया। कमला की आत्मा को शांति देने का यही रास्ता था। पूजा शुरू हुई, लेकिन हवा में चीखें गूंजने लगी। काला धुआं कुएं से उठा और कमला की परछाई सबके सामने प्रकट हुई। गांव वाले डर से भागे। अंशिका ने महसूस किया कि कमला उसकी आत्मा को छू रही थी। सपनों में कमला ने उसे दिखाया कि रघुवीर ने उसे कुएं में धकेल दिया था। लेकिन उसने ये भी देखा कि वह खुद अपने भाई के हादसे के लिए दोषी महसूस करती थी। मैं उससे बचा सकती थी, अंशिका रो पड़ी। उसने रघुवीर को कुएं पर बुलाया। कमला की आत्मा ने अंशिका के शरीर में प्रवेश किया। रघुवीर ने डर से कबूल किया, हाँ, मैंने कमला को मारा। वो मेरे रास्ते में थी। जैसे ही उसने सच बोला, कुएं से एक तेज चीख निकली और रघुवीर बेहोश हो गया। वह फिर कभी नहीं उठा। कमला की आत्मा शांत हो गई। कुआं अब साधारण लगता था, उसकी भयावहता गायब थी। अंशिका ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह बदली हुई थी। कमला की चीखें अब सपनों में नहीं आती थीं। लेकिन हर रात जब वह सोती, उसे लगता कि कोई फुसफुसा रहा हो, शायद उसका अपना अतीत।